हेलो बच्चों, मैं प्रद्युम्न मिश्रा यूट्यूब के आर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक समरी बताई थी। उसी को लेके मैं आगे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हूं। जैसे मैंने कल बताया था बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का हिंदी बेटा होता है पाचन। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। मैंने आपको कल ही बताया ही था। तो बेटा आज पाचन, जिसे पाचन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ का सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थ में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन की परिभाषा आप लोग लिख ही लेंगे। क्या लिखेंगे कि जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ का जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ का सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थ में टूटना ही पाचन कहलाता है। टूटना ही पाचन कहलाता है। जैसे बेटा ये हो गई आपकी परिभाषा की जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थ का सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थ में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो ये बच्चे मेरी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के आगे जैसे बढ़ते हैं, मैंने कल आपको पूरा समरी बताया ही था कि कैसे क्या होता है। जटिल पदार्थ हमारा टूटता है, छोटे छोटे खंडों में टूटता है। उसके बाद में हम जैसे क्या करते हैं, मुंह में लेते हैं, धीरे धीरे मतलब कि वो पाचन क्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस होती है इसकी। तो ये परिभाषा हो गई बेटा। जैसे हम इसको अवस्था में बांटना चाहें कि हाँ कैसे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसको बच्चों हम बांट सकते हैं कि स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि बेटा पाचन तंत्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब पाचन तंत्र की कितनी अवस्था होती है, मतलब तो इसको हम कह सकते हैं पाचन तंत्र की अवस्था। पाचन तंत्र की अवस्था बेटा, पाचन तंत्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहली अवस्था जो होती है, तो पहली अवस्था को बोलते हैं बेटा इनगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनगेशन। इनगेशन की हिंदी होती है बेटा अंतर्ग्रहण। क्या होती है इसकी हिंदी? अंतर्ग्रहण। अब बेटा इनगेशन का मतलब ये होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भोजन जो है जब हम तोड़ते हैं और उसको मुंह में लेते हैं, उसी को बेटा हम बोलते हैं इनगेशन, यानी कि भोज्य पदार्थ का मुंह में लेना, वही हमारा इनगेशन कहलाता है। यानी क्या कह सकते हैं, भोज्य पदार्थ का मुंह में ग्रहण करना। क्या होता है बेटा इनगेशन? भोज्य पदार्थ का मुंह में ग्रहण करना। दूसरा बेटा होता है मेरा, दूसरा होता है डाइजेशन। क्या होता है बेटा? डाइजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन, यानी डाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पाचन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन,
अब पाचन तो मैंने आपको कल बताया ही था कैसे क्या पूरा प्रोसेस होता है, कल मैंने बता ही दिया था इसके बारे में, डाइजेशन के बारे में कि पाचन होता क्या है। पाचन की परिभाषा भी बेटा आगे लिखी हुई है। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। फिर तीसरा हमारा आता है इसमें, तीसरा आता है बेटा एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन आता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है बेटा हिंदी में अवशोषण। अवशोषण। अब बेटा अवशोषण कैसे होता है? अब देख ले, जैसे बेटा हम कल पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंदी होता है बेटा छोटी आंत। अब छोटी आंत, अब छोटी आंत में बेटा जो सो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा, वो कहाँ होता है? वो छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में बेटा जैसे ऐसे उंगली नुमा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये संरचना पाई जाती है, जिसको बेटा हम बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। जो तो हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जो ये पाचन पचा हुआ भोजन जो हमारी छोटी आंत में आता है, तो पूर्णतः से यही अवशोषण होता है इसका। तो पूर्णतः से अवशोषण यही पे बिलाई के माध्यम से ही अवशोषण होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भोज्य पदार्थ का जो अवशोषण होता है किस भाग में होता है, तो आप क्या बताएंगे बेटा कि छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कौन करता है? छोटी आंत में हमारी बिलाई होती है। बिलाई हमारे भोज्य पदार्थ का अवशोषण करती है। तो तीसरा एक पार्ट हमारा हो गया इंगेशन, दूसरा पार्ट हो गया हमारा डाइजेशन, तीसरा पार्ट हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है। इसका चौथा पार्ट होता है, इसके चौथे पार्ट को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का हिंदी होता है बेटा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण मेरा बेटा ये होता है कि जैसा मैंने जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, भोज्य पदार्थ मेरे शरीर में गया, छोटी आंत में आया, तो यहाँ पे बेटा जो होती हैं बिलाई में ही पाई जाती हैं, जैसे ब्लड हमारा पाया जाता है। तो ब्लड में जैसे ये पाचन जो हुआ, पचा, यहाँ पे अवशोषण हुआ, तो क्या बहुत सरल अणु हुआ, बहुत सरल से सरल अणु जो है हमारा टूट के यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी ऐसे मिलेगी कि यहाँ पे जो बिलाई है इसका अवशोषण कर लिया, जो हमारे योग्य पदार्थ हैं उसका अवशोषण किया। अवशोषण करने के बाद में एब्जॉर्प्शन में अवशोषण हो गया, उसके बाद में क्या करती हैं ये, यहाँ पे ब्लड पाई जाती है, ब्लड में ही ये घुल जाती हैं, ब्लड में घुलती हैं। ब्लड में घुलने के बाद में हमारे प्रत्येक अंग में ये ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में जो घूमता रहता है, पूरे शरीर में घूमता रहता है, उसी के वजह से हमारे शरीर में सब जगह एनर्जी मिलती रहती है। तो यही पूरा प्रोसेस जो कहलाता है बेटा, यहाँ से ब्लड में घुलना हमारे शरीर में। जैसे अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमारे ब्रेन को भी आवश्यकता पड़ेगी, हार्ट को भी आवश्यकता पड़ेगी, किडनी को भी आवश्यकता पड़ेगी, छोटी आंत को भी आवश्यकता पड़ेगी, एनर्जी की सब जगह आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या सब जगह कोई लेके थोड़ी ना जाता है, यही ब्लड में जो है एनर्जी हमारी जो होती है, अवशोषण जो होता है जो भोज्य पदार्थ का, वो हमारे ब्लड में ही घुल जाता है। जब ब्लड में घुल जाता है तो पूरे तरीके से वो शरीर में घूमता रहता है, जिसको जिस मात्रा में जितनी आवश्यकता होती है वो उतना भोज्य पदार्थ उतनी एनर्जी लेता रहता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम बेटा इसको स्वांगीकरण कहते हैं। यानी कि भोज्य पदार्थ जो है हमारा, भोज्य पदार्थ का ब्लड में घुलना, ब्लड में घुलने के बाद में हमें एनर्जी मिलना, यही पूरी प्रोसेस हमें क्या कहलाती है बेटा? यही पूरी प्रोसेस हमें एसिमिलेशन कहलाती है। फिर बेटा पांचवा पार्ट हमारा जो आता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब बेटा होता है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन कैसे हुआ बेटा? पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा भोज्य पदार्थ पचा हुआ है, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता थी हमारे शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया, जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी हमारे शरीर ने एनर्जी पूरी ले ली। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उसके बाद में जो वेस्ट पदार्थ बचता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, वो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है हमारा? वो आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर में क्या होता है, एनस का भाग होता है, रेक्टम पाया जाता है, वही रेक्टम के में जाके इकट्ठा होता है,
रेक्टम को बेटा बोलते हैं मलाशय। उसी में जाके इकट्ठा होके और एनस के माध्यम से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस जो बेटा होती है ये हमारी क्या होती है? पाचन की होती है। तो हमारी अवस्था, अब जैसे पूछ ले कि हमारे ब्लड मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो तीसरी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो हम क्या बताएंगे? पहली अवस्था हमारी इंगेशन की होती है, दूसरी अवस्था हमारी डाइजेशन की होती है, तीसरी अवस्था हमारी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन की होती है। तो अवशोषण की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि यह भोज्य पदार्थ का यहां से पूरे माध्यम से यहां से चला और धीरे धीरे करके बाहर निकल गया। तो ये हमारी अवस्थाएं हो गई। उसके बाद में बेटा हम आते हैं कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, कहां से मिलती है। मैंने आपको कल बताया ही था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और किससे मिलती है? फैट से मिलती है। और किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। और किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। फैट को बोलते हैं बेटा वसा, प्रोटीन को तो प्रोटीन ही बोलते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसको बोलते हैं शर्करा। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो हमारा बेटा किस माध्यम में एनर्जी मिलेगी? डायरेक्ट तो हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसे स्टार्च के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, तो इसमें स्टार्च पाया जाता है। तो ज्यादातर इसमें स्टार्च मौजूद होता है। अब स्टार्च को तोड़ने के लिए ये टूटता है। टूटना जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च टूटेगा किसमें? माल्टोज करके ये टूटेगा जाके। हमें के बाद में क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमारा जो है, जो एनर्जी हम ग्रहण करेंगे वो किस माध्यम में ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज के माध्यम से। उसके बाद में बेटा आता है फैट। फैट में हमें तो फैट में क्या होता है? इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है। ये हमारा जब चेंज करेगा तो इस किसने बनाया है? फैटी एसिड में। हम किस माध्यम में इसको ग्रहण करेंगे? फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब होता है बेटा वसीय अम्ल। इसको हम ग्रहण करेंगे वसीय अम्ल के माध्यम से। फिर आता है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन को हम डायरेक्ट थोड़ी ना ग्रहण करेंगे, प्रोटीन को हम डायरेक्ट नहीं ग्रहण करेंगे। इसको हम कैसे ग्रहण करेंगे? प्रोटीन को ग्रहण करेंगे, ये हमें कई भागों में जाके एंजाइम के माध्यम से टूटता है और टूटने के बाद में ये अमीनो एसिड में टूट जाता है। अमीनो एसिड में टूटने के बाद में हम ग्रहण करेंगे जो, वो कैसे ग्रहण करेंगे? अमीनो एसिड के माध्यम से। अमीनो एसिड हम ग्रहण करते हैं, है ना। अमीनो एसिड से हमें एनर्जी मिलेगी। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज के माध्यम से एनर्जी मिलेगी। फैट जब टूटेगा तो किसमें? फैटी एसिड में, हमें यहां से एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन जो टूटेगा, प्रोटीन किसमें? अमीनो एसिड में, हमें यहां से एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का जो है टूटने के बाद में हमें इस तरह से एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट जो बेटा होता है वो आपको हम लोग स्टार्च के रूप में ही ग्रहण करते हैं। जब स्टार्च के रूप में ग्रहण करेंगे तो टूट के वो हमें ग्लूकोज के रूप में एनर्जी देगा, तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद अब पूरी हम प्रोसेस बताने जा रहे हैं आपको, कैसे क्या सिस्टम हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? माउथ। माउथ में क्या क्या होता है? हमारी जीभ होती है। माउथ में हमारी पाचन के लिए क्या होती है? जीभ होती है। जीभ के बाद में इसमें क्या होता है? जीभ होती है। जीभ के बाद में इसमें पाई जाती है दांत। दांत के बाद में सलाइवरी ग्लैंड मतलब कि लार ग्रंथियां, इसको बोलते हैं टीथ, इसको बोलते हैं टंग। ये हमारा हो गया माउथ। माउथ में होने के बाद में हमारा भोजन कहाँ आता है? आसोफैगस में। आसोफैगस में।
आसोफेगस को क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको, ग्रास नली। हमने भोजन कहाँ लिया, मुख में लिया, मुख में लेने के बाद इतने प्रोसेस से होते हुए कहाँ आया, हमारे आसोफेगस में। इसको बेटा बोल सकते हैं फूड पाइप, इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आसोफेगस के होने के बाद में हमारा भोजन कहाँ आता है, स्टमक में आता है, स्टमक में आता है। तो जब स्टमक में हमारा भोजन पहुंचेगा तो यहाँ पे पाई जाती है कार्डियक, यहाँ पे पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है गैस्ट्रिक, यहाँ पे पाई जाती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है बेटा, कि हमारे जो आमाशय मतलब पेट होता है, आमाशय जो होता है उसी के किनारे किनारे जो हमारी है उसमें ग्लैंड पाई जाती हैं। ग्लैंड से ही हमारे एंजाइम निकलते हैं, है ना, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्टमक दे दे, स्मॉल इंटेस्टाइन दे दे, लीवर दे दे, आसोफेगस दे दे, तो आप कैसे बताएंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारी पाई जाती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में पाई जाती है। उसके बाद में बेटा आता है स्टमक के बाद में आ जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। क्या आता है, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन हमारा बेटा पूर्णतः से पच जाता है, मैंने कल आपको बताया ही था। उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब होता है बेटा बड़ी आंत। बड़ी आंत में बेटा मेरा भोजन यहाँ पे ही पूर्णतः पच जाता है, लेकिन यहाँ पे आके होके गुजरता है। यहाँ पे भोजन जो है हमारा भोजन का पाचन यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद में आ जाता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के उसके बाद में गुजरता है भोजन हमारा जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के माध्यम से रेक्टम में आता है, और रेक्टम की हिंदी होती है मलाशय। रेक्टम में पहुंचने के बाद में एनस के माध्यम से भोजन हमारा बाहर आ जाता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई। इसे अब देखो भोजन हमारा सबसे पहले कहाँ आया, माउथ में, उसके बाद में आसोफेगस में, उसके बाद में स्टमक में, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में रेक्टम में। यानी जो हमारा पूछे एग्जामिनर जैसे पूछे कि हमारा भोजन जो है किस किस माध्यम से होकर गुजरता है, तो आप लोग स्टार्टिंग से ही बता देंगे माउथ के बाद में कहाँ, फायरिंग्स। मैंने कल बताया था आपको फायरिंग्स कहाँ, माउथ के बाद में फायरिंग्स, इसको बोलते हैं ग्रसनी, है ना। उसके बाद में कहाँ आएगा, आसोफेगस के बाद स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में रेक्टम, और रेक्टम में होते हुए और ये बाहर चला जाएगा। तो हमारे भोजन जो है यहां से हमने ग्रहण किया और यहां से हमारे निकल गया। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है इसी को बेटा हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम क्या करेंगे इसमें जो है अब हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, एक एक पार्ट इसमें लेके चलते हैं। तो माउथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा दांत। अब देखिए दांत में क्या क्या होता है। तो हाँ बेटा क्या पढ़ने वाले थे, दांत, यानी कि फर्स्ट हमारा क्या था, माउथ, मुख, है ना। अब इसमें हम ए डालते हैं क्योंकि इसमें हम 3 पार्ट बताए थे ना, ए टीथ, हम क्या पढ़ेंगे, टीथ, यानी कि हम पढ़ेंगे दांत। अब इसमें बचेगा बी और सी, बी में लंग, सी में सलाइवरी ग्लैंड, तो हम पढ़ेंगे दांत। अब देखो बेटा दांत हमारा क्या होता है, जैसे दांत जानते ही हो आप लोग कि दांत क्या होता है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि दांत के जैसे कोई एग्जामिनर जैसे कोई पूछ ले कि दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, दांत में किसका अध्ययन, किस माध्यम से हम दांत का अध्ययन करते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा ओडेंटो
लाजी, मतलब दांत के अध्ययन को बेटा हम बोलते हैं दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। देखिए बेटा, जैसे हम लोगों का दांत जो है जब खराब हो जाता है, किसी जैसे पानी लगने लगा, पायरिया हो गया, नहीं किसी अन्य बैक्टीरिया आ गए, हमारे दांत को जैसे खराब हमें महसूस होने लगता है, पानी लगने लगता है कि हाँ हमारा दांत काला पड़ रहा है, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? तो जैसे ओडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? दांत, है ना? तो दांत का अध्ययन यानी ओडोंटोलॉजी मतलब दांत का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी मतलब क्या हो गया? दांत का अध्ययन। अब हम किसके पास जाएंगे? दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे बेटा? हम डेंटिस्ट बोलते हैं। लेकिन डेंटिस्ट अब बहुत लोग पढ़ेंगे उसको ओडेंटिस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ओ जो है वो साइलेंट पे चला जाएगा। जब साइलेंट पे चला जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? डेंटिस्ट। यानी कि हम जब दांत के डॉक्टर को जाके दिखाएंगे तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे बेटा? डॉक्टर को बोलेंगे डेंटिस्ट। तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद में दांत कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ दांत, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम लिखते हैं टाइप ऑफ टीथ, यानी कि दांत के प्रकार। हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत बेटा मेरे होते हैं 4 प्रकार के। मेरे ही नहीं, आप सबके भी होंगे। जिनके पास दांत है वो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार में पहला कौन सा है? पहला जो है वो हमारा है इंसिजर। दूसरा क्या है? कैनिन। दूसरा क्या है? कैनिन। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। चौथा क्या है? मोलर। हिंदी बेटा कृंतक। कैनिन का मतलब रदनक। प्रीमोलर अग्रचर्वणक। मोलर का मतलब चर्वणक। क्या होता है? चर्वणक। तो हमारे दांत कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। ये हमारे दांत के प्रकार हो गए। अब आइए देखते हैं। अब दांत जो होता है वो बेटा हम लोग में जैसे एक चाइल्ड में पाया जाता है, एक एडल्ट में पाया जाता है ना? तो एडल्ट में जो है वो दांतों की संख्या अलग होती है, चाइल्ड में दांतों की संख्या अलग होती है। चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। जैसे एग्जामिनर पूछे कि चाइल्ड में दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो हम क्या लगाएंगे? 20 पाई जाती है। एडल्ट में कितनी पाई जाती है? 32 पाई जाती है। एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, मोलर क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारे 4 प्रकार के दांत इसमें पाए जाते हैं। कैसे कैसे पाए जाते हैं? देखो, जैसे हम आपको फिगर के माध्यम से बताएं तो फिगर के माध्यम से कैसे बताएंगे? देखो, ये हमारा हो गया, मान लो हमारा हो गया ऊपरी जबड़ा। ये क्या हो गया? ये हो गया निचला जबड़ा, है ना? ये हमारा ऊपरी जबड़ा हो गया और ये हमारा हो गया निचला जबड़ा। अब देखो, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं अभी, है ना? एडल्ट की। तो जो हमारे ये आगे वाले दांत होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं ये हमारे आगे के दांत हो गए। ये हमारे आगे के दांत हो गए। ये कितने हो गए? 4 दांत ऊपरी जबड़े में,
4 दांत निचले जबड़े में, इसको बोलते हैं इंसीजर। इसको आई से मैं लिख दे रहा हूं, है ना, क्योंकि इंसीजर कृंतक है ना, तो इसको मैं आई से लिख दे रहा हूं यहां पे। तो हमारे इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8, है ना। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचली जबड़े में, है ना। तो जैसे देखिए ऐसे करेंगे जब आप, है ना, तो 4 ये दांत जो पाए जाएंगे, ये ऊपर वाले, जैसे हम हंसते हैं तो सबसे पहले कौन सा दिखाई देता है? इंसीजर दिखाई देता है। 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद में बेटा आते हैं तो यहां पे पाया जाएगा, यहां पे एक दांत, यहां पे एक दांत और यहां पे एक दांत। ऐसे ही यहां पे भी होगा, यहां पे एक दांत, यहां पे एक दांत, है ना। ये मैंने बिंदी रख दिया है क्योंकि इसको अलग करने के लिए हल्का सा, है ना। तो अब देखो एक दांत यहां हो गया, एक दांत यहां हो गया, यानी 2 दांत ये ऊपर हो गए, एक दांत ये हो गया, एक दांत ये हो गया, 2 दांत ये ऊपर हो गए, है ना। तो ये मेरा 2 और 2 ये कितना हो गए? 4। 4 कौन सा हो गया? कैनिन। कैनिन का मतलब देखो, जैसे ये वाला जैसे मैंने निकाला है, ये नुकीला होता है, जैसे नुकीला दांत। जैसे एक ये हो गया आपका, एक ये दांत, एक ये दांत, फिर नीचे आएंगे एक ये दांत, फिर एक ये दांत, एक ही एक ऊपर इधर, एक ऊपर इधर, एक नीचे इधर, एक नीचे इधर। तो कितने हो गए? 4 दांत हो गए। वही मैंने लिखा है 2, मतलब एक ये 2 और एक ये 2, 2 2 4। तो हमारे कैनन कितने हो गए? कैनन हो गए हमारे 4 दांत। अब उसके बाद में आते हैं, अब उसके बाद में जब हम आएंगे तो हमारा कौन सा है? प्रीमोलर। उसके बाद में हमारा आएगा प्रीमोलर। तो प्रीमोलर हमारा बेटा आएगा तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, है ना, इधर। फिर एक ये और एक ये, है ना, और एक ये और एक ये, है ना। कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 2 2 4 और 2 2 4, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। तो 8 दांत हमारे कौन से हो गए? प्रीमोलर के। प्रीमोलर के हमारे कितने हो गए? 8। हमारे 5 दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 8 16 4 20, 20 दांत हो गए ना। अब देखो, अब हमारे पास जो है क्या बचा है? मोलर। अब मोलर में देखो बेटा, 1 2 3, ये 1 2 3, 3 दांत ये, 3 दांत ये, कितने हो गए हमारे? 6 दांत ऊपर। ऐसे ही निचले जबड़े में पाई जाएगी 1 2 3, है ना, 1 2 3, है ना। तो 3 दांत ये, 3 दांत ये और 3 दांत ये, 3 दांत ये, 3 दांत ये, यानी 3 3 6, 3 3 6, यानी हमारी मोलर की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अब इसको काउंट करके देखो, 32 आ रहा है। 12 8 20, 20 और 8 28, 28 4 32, यानी कि हमारे दांतों की संख्या बिल्कुल सही है ना। इतने इतने प्रकार के दांत हमारे उसमें पाए जाते हैं, मुंह में पाए जाते हैं। अब देखो बेटा कि इंसीजर का क्या काम होता है, कैनिन का क्या काम होता है, प्रीमोलर का काम क्या होता है, मोलर का काम क्या होता है ना। तो बेटा जो हमारा इंसीजर का काम होता है, कृंतक का काम होता है, जैसे काटने का काम होता है। कृंतक का काम क्या होता है? कृंतक का जो हमारा काम होता है, तो बेटा मेरा इंसीजर का काम क्या होता है? इंसीजर का काम होता है काटने का, काटना, है ना। इंसीजर का काम क्या होता है? काटना। मैंने बताया इंसीजर के कितने, ये 4 ऊपर के 4 नीचे के। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे जाते होंगे खाने के लिए, जैसे रोल रोल खाते हैं, रोल रोल कैसे खाते हैं? ऐसे काट के ही खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना ऐसे डाल लेते हैं सीधे लेके आके तब चबाते हैं उधर ना, काट के पहले काटते हैं, उसके बाद में तब अंदर चबाते हैं ना उसको। तो क्या करते हैं, जैसे रोल खाए, है ना, पेटीज खाए, मतलब कुछ खाने पीने वाली जो चीजें होंगी वो पहले कैसे काट के ही खाया जाएगा। तो हमारे जो इंसीजर है, मतलब कृंतक, कृंतक का काम क्या है? काटने का काम आता है। उसके बाद में बेटा रदनक, रदनक का काम होता है फाड़ना,
है ना, फाड़ना या चीरना, है ना, जैसे फाड़ना या चीरना। अब रजनक में बेटा जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग जैसे गन्ना है, गन्ना क्या करते हैं, फाड़ के ही खाते हैं उसको, फाड़ के, है ना। जैसे आप कोई ठंडे की बोतल या पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो कैसे, ऐसे लगा के इसी दांत से तो खोलेंगे, दांत वाले आगे से लगाएंगे टूट जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये फाड़ने चीरने इसी का काम आता है ना। तो हमारा कैनिन क्या हो गया, ये हमारा चीरने और फाड़ने का काम करता है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, अग्रचमाड़क। अग्रचमाड़क क्या है, जैसे हमारा जो पदार्थ हमने काटा, है ना, काटने के बाद जो हम अंदर ले गए, तो कैनिन के बाद में जो है, कैनिन के बाद में जो हमारे 3 दांत पाए जाते हैं, 2 इधर 2 इधर, है ना, मतलब टोटल तो 8 पाए जाते हैं, लेकिन 2 ऊपर इधर, 2 इधर, 2 इधर, फिर 2 इधर, है ना, पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो चबाने का काम करते हैं, है ना, चबाने का काम करेंगे, उसको चबाना, क्या करेंगे, उसको चबाने का काम करेंगे, है ना, चबाना का। उसके बाद में हमारा आता है बेटा क्या, मोलर। मोलर का क्या काम होता है, पीसने का काम होता है ना। लास्ट में क्या करते हैं, ये पीसते हैं। जैसे हमने कुछ चबाया, चबाने के बाद में उसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं, उसी में बिल्कुल बिल्कुल पेस्ट के रूप में बना देते हैं। जैसे जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, हमने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उसको जो पीसते हैं, बिल्कुल लास्ट में जो चबाते हैं, है ना, चबाने के बाद में जो बिल्कुल लार वार मिला के जो उसमें पूरा सिस्टम जो बना के पूरा लुगदी तैयार करते हैं मुंह में ही, जिसको बोलस बोलते हैं, मुंह में क्या बोलते हैं, बोलस, है ना, जो उसको तैयार करते हैं, वो पीसने के बाद में ही पूरी हमारी क्रिया जो है, यहाँ पे दांत की पूरी प्रक्रिया जो है हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में हम बताएंगे। तो अब बेटा आते हैं दंत सूत्र पे, कि एडल्ट का दंत सूत्र क्या होता है। एग्जाम में आपके बहुत पूछता है, दंत सूत्र। तो दंत सूत्र मैंने आपको बताया ही, पूरा सिस्टम मैंने आपको पूरा सही तरीके से बता दिया, है ना। 4 ये, फिर 4 ये, जितना ऊपर पाया जाएगा उतना ही नीचे पाया जाएगा। तो 4 ये, फिर 2 ये, इसको बोलते हैं इंसीजर, इसको बोलते हैं कैनिन। फिर ये, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। उसके बाद में 3 इधर 3 इधर, इसको क्या बोलते हैं, मोलर, है ना। तो देखो दंत सूत्र में कैसे बनाएंगे हम। जैसे हमारा ये मुख है, दांत है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे है, इसको ऐसे, यानी कि 4 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं ना, 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं। ऊपरा जबड़ा इधर, ऊपर जबड़ा इधर, निचला जबड़ा इधर, निचला जबड़ा इधर, है ना। तो जैसे मान लो हम इसको इससे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, तो 2 हमारा क्या था, 2 हमारा ऊपर से, जैसे इंसीजर बोले थे ना, है ना, तो 2 ऊपरी जबड़ी में इधर आ गया, 2 इधर आ गया, फिर 2 नीचे आ गया, फिर 2 इधर आ गया, है ना, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। फिर उसके बाद में कैनाइन, है ना। कैनाइन कितने होते हैं, एक ये हो गया, एक ये इधर, नुकीला जो होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। तो जैसे एक इधर पाया जाएगा, एक इधर, वैसे नीचे भी पाया जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर इधर। तो एक एक हम लिख देते हैं, है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, है ना, ये हो गया। उसके बाद में हमारा क्या आता है, प्रीमोलर, है ना, प्रीमोलर। अब प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है बेटा, हमारी बताया था मैंने 8 होती है, कि 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। तो कितनी होती है, 2 इधर होती है, 2 इधर होती है, 2 इधर होती है, 2 इधर होती है ना। अब हमारा क्या बचा, मोलर। क्या बचा, मोलर। मोलर की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया ही था कि 3 इधर मोलर होते हैं, 3 इधर मोलर होते हैं, 3 इधर मोलर होते हैं, 3 इधर मोलर होते हैं। मोलर की संख्या मैंने टोटल कितनी बताई थी, 12 होती है ना। तो इसको 12 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 पार्ट में हमने बांटा है इसको ना, इधर से 4 इधर, मतलब इधर 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 इधर। तो मोलर को जो हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 3 3, है ना। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, 21 23 21 23। तो बेटा इसको हम ऐसे भी आप लोग लिखा देखेंगे, कहीं पाएंगे एग्जाम में, है ना, ऐसे भी लिखा देखेंगे, इसको ऐसे भी लिखा देखेंगे, 21 23
अपान 21 23 मल्टीप्लाई 2, है ना। इसको ऐसे देखेंगे, ज्यादातर आपको बेटा यही मिलेगा, यही हमारा क्या है, दंत सूत्र है। 21 23 अपान 21 23 मल्टीप्लाई 2। देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, है ना। ऐसे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, जोड़ो 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16। तुम्हारी संख्या कितनी हो गई, 16। ये 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में, तुम्हारे टोटल कितने हो गए, 32, है ना। तो हमारा दंत सूत्र बल्कि क्या तैयार हुआ बेटा, 21 23 अपान 21 23 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा दंत सूत्र हो गया। ये वयस्क का दंत सूत्र हुआ। अब आते हैं बेटा हम चाइल्ड पे, यानी बच्चों पे आते हैं। बच्चों पे आएंगे, टीथ फार्मूला ऑफ चाइल्ड, है ना। तो जब बच्चों के सूत्र पे आएंगे बेटा, तो देखो मैंने पहले बच्चों का मैंने कितना बताया था, बच्चों में कितने पाए जाते हैं दांत, 20 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। अब देखो कैसे पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं बच्चों में। अब कैसे पाए जाते हैं, देखो कैसे पाए जाते हैं। देखो ये दांत तो हमारे बच्चों में भी सेम पाए जाते हैं। कैसे, ये जो 4 दांत हैं ये, और 4 दांत ये, जो आगे के 4 दांत होते हैं जिसको हम बोलते हैं कृंतक, है ना। फिर क्या होता है, रदनक। फिर क्या होता है, अग्रचवर्णक। फिर क्या होता है, चवर्णक, है ना। ये 4 प्रकार के ही तो दांत पाए जाते हैं। जब 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो पहले को बोलते हैं कृंतक। कृंतक में मैंने कितना बताया, 4 ये कितने हो गए, 8 दांत। आइए रदनक में आते हैं। रदनक में एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, 4 दांत। यानी ऊपर ये, ऊपर एक ये, नीचे एक ये, है ना। कितने हो गए, 4, है ना। तो 8 दांत, 8 4 12 दांत। अब बेटा देखो अग्रचवर्णक। अब बच्चों में जो बेटा होता है, वो जो अग्रचवर्णक की संख्या होती है, वो बच्चों में अग्रचवर्णक के दांत नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है, बच्चों में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चों का जन्म होता है तो देखिए आगे के दांत ये निकलेंगे हल्का सा, और सबसे पीछे का दांत निकलेगा, बीच में खाली रहेगा, बीच में खाली रहता है। कभी गौर फरमाइएगा, देखिएगा उसको, है ना, तब आप समझ में आएंगे। तो बच्चों में क्या होता है, ये नहीं पाए जाते हैं, 0 पाया जाता है। अब उसके बाद में आते हैं किस पे, चवर्णक पे, यानी कि मोलर पे। मोलर में क्या होता है बेटा, 1 2, 1 2, यहां पे बच्चों में खाली रहता है ना। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने हो गए, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो कितने हो गए, 8 दांत। यानी बच्चों में हमारे संख्या कितनी हो गई, 8 प्लस 4 प्लस 8, 0 जुड़ेगा तो भी 8 8 16 और 4 20। यानी बच्चों में हमारे कितने पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। 20 दांत कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। अब देखो, अब आते हैं कि बच्चों का दंत फार्मूला क्या होता है, दंत सूत्र क्या होता है। तो दंत सूत्र ये होता है बेटा, दंत सूत्र इसका हम कैसे निकालेंगे, आप खुद ही जान जाएंगे। अब इसको जैसे हम पहले पार्ट में बांटे थे वैसे फिर बांट लो, है ना। जैसे 4 में फिर करोगे इसको ऐसे, तो क्या, जैसे 4 पार्ट में बांटना है
तो इसको क्या करेंगे हम, 8 को 4 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। फिर इसको 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 1 1 आएगा, तो 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर। इसको भाग करेंगे, क्या आएगा, 0 0 0 0। अब इसको भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 2 2 2 2, है ना। तो बच्चों का दंत सूत्र क्या हो गया बेटा, 21 02 अपान 21 02 मल्टीप्लाई 2। कितना हो गया, ये हो गया। देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको जोड़ लो, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, है ना। तो कितने हो गए हमारे, 20 हो गए, है ना। तो ये हमारा बच्चों का फार्मूला हो गया, दंत सूत्र हो गया। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा हूं दांत के बारे में। जैसे मनुष्य द्विबार दंती होता है। क्या होता है, द्विबार दंती। अब ये द्विबार दंती क्या हुआ, द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ। देखो बेटा, मैंने बताया था कि 20 दांत जो है वो 20 दांत बच्चों में पहले आते हैं, 20 दांत बच्चों में। उसके बाद में मैंने बताया वयस्क में, एडल्ट में 32 होते हैं, है ना। तो पहले तो ये 20 दांत निकले, उसके बाद में फिर जो है ये 20 दांत गिर जाते हैं, निकलते हैं, उसके बाद में ये गिर जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके 32 दांत आ जाते हैं। तो एक बार तो ये 20 दांत निकले, निकलने के बाद गिर गए, फिर ये दोबारा 20 दांत निकले। तो इसी के कारण जो बेटा बोलते हैं मनुष्य को क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी कि 2 बार दांत निकलते हैं मनुष्य के, एक बार निकलते हैं 20 दांत, उसके बाद में गिर जाते हैं, फिर दोबारा जो है निकलते हैं, इसीलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं बेटा, द्विबार दंती। द्विबार दंती बोलते हैं। उसके बाद में बेटा क्या बोलते हैं, मनुष्य को विषम दंती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। अब विषम दंती कैसे होते हैं बेटा, विषम दंती 2 प्रकार से हम कह सकते हैं इनको, एक तो साइज के आधार पे, एक तो शेप, एक तो साइज के आधार पे, दूसरा शेप के आधार पे। शेप मतलब आकार, साइज आकृति। अब कैसे, साइज और शेप, देखिए बेटा हम लोगों का दांत जो है कोई सब सेम थोड़ी ना है, कोई भी निकला हुआ है, कोई चपटा हुआ है, कोई उभरा हुआ है, कोई कैसे है ना। तो शेप और साइज जो है वो दोनों सब दांतों की अलग अलग होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, विषम दंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं। उसके बाद में विषम दंती बोलते हैं। उसके बाद में हम आते हैं, मनुष्य द्विबार दंती होता है, मनुष्य विषम दंती होता है। मनुष्य जो होता है बेटा, मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, ग्रत दंती होता है। क्या होता है, ग्रत दंती। अब ये ग्रत दंती क्या होता है, अब ये ग्रत दंती क्या होता है, ग्रत दंती बेटा ये होता है जैसे हम लोग का जैसे दांत होता है तो ऐसे दांत पाया जाता है, फिर ऐसे पाया जाता है, फिर ऐसे पाया जाता है, हाँ। तो एक एक कैविटी में विभक्त होता है मेरा, हम लोगों का दांत जो होता है वो एक एक अलग अलग कैविटी में जो है वो अलग अलग विभक्त होता है, ऐसे इसी में दांत पाए जाते हैं। वरना एक ही कैविटी में जो पूरे दांत पाए जाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक दांत निकलेगा तो पूरा दांत निकल जाएगा, है ना। तो हमारे लोग का जो दांत होता है वो अलग अलग कैविटी में ही, अलग अलग कैविटी में ही पाया जाता है, अलग अलग कैविटी में पाया जाता है। तभी तो देखो जैसे एक दांत निकल गया, मान लो टूट गया, नहीं निकल गया, तो उसके बगल वाला दांत पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो वैसे ही लगा रहता है। इसलिए बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
ग्रतदंती बोलते हैं, है ना, ग्रतदंती बोलते हैं। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में जो हमारे कुछ दांत पाए जाते हैं वो अवशेषी दांत पाए जाते हैं। अब ये कहोगे कि अवशेषी दांत कौन सा होता है, आज तक तो हम पढ़े ही नहीं अवशेषी दांत कौन सा होता है। तो बेटा अवशेषी दांत ये होता है, जिसे बोलते नहीं है लोग कि तुम्हारे भी बुद्धि नहीं आई है, बुद्धि वाले दांत नहीं निकले हैं, तो बुद्धि वाले दांत जो निकलते हैं ना, जिसको अक्ल दांत बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, अक्ल दांत को ही बोलते हैं। ये अकल दांत है ना, अकल के दांत है ना, यही हमारे अवशेषी दांत होते हैं, है ना। इसको बुद्धिजीवी दांत भी बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसको, बुद्धिजीवी दांत, बुद्धिजीवी दांत क्या बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं इसको बुद्धिजीवी दांत। अब कैसे होता है देखो, ये हमने जो आपको बताया था मोलर में, है ना, जब मोलर बताया, मोलर में कितने दांत बताए थे हमने, 12 बताए थे, है ना। तो 12 में से बेटा 8 दांत जो होते हैं वो आपके इसमें मोलर के होते हैं, तो 4 दांत जो होते हैं लास्ट के, वो क्या होते हैं, बुद्धिजीवी दांत होते हैं। किसी में देख लो बेटा 32 दांत होते हैं, किसी में 28 ही होंगे, किसी में 30 भी होंगे, क्योंकि जिनके पास से 4 में से किसी के पास चारों आ जाते हैं, है ना। ये किसी में 20 साल पे, 18 साल पे, 25 साल पे, 30 साल पे, है ना, 30 साल तक ये लमसम में निकलते हैं, है ना। तो 2 दांत निकले, उसका 30 ही दांत हुए, 28 था पहले, 4 मतलब 2 दांत निकला तो 30 ही हुआ, चारों जिसके निकल गए उसके 32 हो गए, है ना। इसी तरह से निकलते रहते हैं, है ना। तो जो ये 4 दांत हमारे जो हैं, ये 4 दांत मोलर में के जो हैं, ये 4 दांत हमारे जो क्या होते हैं, यही बुद्धिजीवी दांत होते हैं। तो बेटा देखो, जैसे अब इसको अवशेषी दांत क्यों बोला, है ना, इसको अवशेषी दांत क्यों कहते हैं। अवशेषी दांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस चीज की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती है उसको हम अवशेषी के रूप में, अवशेष के रूप में बताते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे जानते हैं, है ना, अवशेष के रूप में। अब जैसे देखो, जैसे हम लोगों में था, जैसे डार्विन ने बताया था, चार्ल्स डार्विन ने बताया था, क्या बताया था कि जैसे जिराफ की गर्दन जो है लंबी होती गई, क्यों, क्योंकि वो जिस चीज का उपयोग करते हैं, जिस चीज की उपयोगिता होती है ना, जिस चीज की उपयोगिता होती है वो हमारे यूज में आते रहते हैं, है ना, वो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, बढ़ती रहती है ना। और जो हमारे यूज में नहीं आएंगे वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे, है ना। तो उन्होंने जिराफ के बारे में बताया, क्योंकि वो गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, उचक उचक के पत्तियां खा रहे थे, तो उनकी गर्दन क्या होती गई, लंबी होती गई, है ना, धीरे धीरे लंबी होती गई। उसी प्रकार जो है हमारे दांत, ये अवशेषी दांत थे, इनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं था, क्योंकि अब 28 साल में, 30 साल में ये निकल रहे हैं, 20 साल में, तो इनका क्या काम है, कोई काम ही नहीं है। उससे पहले हमें जितने प्रोसेस करनी होती है तो तब भी तो हम कर रहे होते हैं, खाना खाना होता है, खाते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं, उससे पहले भी तो करते हैं। जब तक ये दांत नहीं निकलता है तो कि हमारा कुछ, इसके बिना कुछ अधूरा रहता है, सब तो होता रहता है ना। तो इसीलिए इसको हम अवशेषी दांत के रूप में ही जानते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, मनुष्य द्विबार दंती होता है, मनुष्य विषम दंती होता है, मनुष्य ग्रत दंती होता है, मनुष्य के दांत अवशेषी दांत होते हैं, यानी बुद्धिजीवी दांत होते हैं। बुद्धिजीवी दांत कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों, इसको बहुत ध्यान से एक एक करके पढ़िएगा, देखिएगा, लिखिएगा, है ना। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ही बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना। उसके बाद में जैसे अवशेषी दांत मैंने बताया, अब हम यहीं पे ये पढ़ लेते हैं, जैसे अवशेषी शब्द आ गया है तो यहीं पे पढ़ लेते हैं कि अवशेषी हमारे शरीर में जो है अवशेषी अंग कितने पाए जाते हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं हमारे शरीर में अवशेषी अंग 5 पाए जाते हैं। अब कहोगे 5 कैसे सर जी पाए जाते हैं, तो देखो बेटा कैसे पाए जाते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, एक ये बता दिया दांत, है ना, अवशेषी दांत, है ना, अवशेषी दांत, एक ये हो गया हमारा। दूसरा जो है ना, जो हमारे शरीर पे बाल पाए जाते हैं, शरीर पे बाल, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। इसका क्या काम है, शरीर पे बाल उन जीव जंतुओं का काम रहता है जिनका ब्लड जो है वो ठंडा होता है, उनके शरीर पे जो है, उनके शरीर पे बाल पाए जाएंगे, तो उनका जो ब्लड होगा
वो गर्म होगा, क्योंकि जैसे देखिए जैसे लद्दाख वद्दाख में जैसे भेड़ बकरियां ये सब ठंडी जगह पे पाई जाती है, तो उनपे शरीर पे ज्यादा बाल पाए जाते हैं, घने बाल पाए जाते हैं। इसी के कारण हम लोग का ब्लड जो है वैसे ही इतना गर्म है, तो जो है शरीर पे बाल हमारे अवशेषी के रूप में है। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं केवल। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में क्या आते हैं, मैंने कल आपको बताया था एक, जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था, जब फिगर बनाया था, तो मैंने यहाँ पे एक लिखा था बड़ी आंत के पास में अपेंडिक्स। मैंने क्या लिखा था, अपेंडिक्स। तो एक हमारा होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। हमारा अपेंडिक्स भी बेटा जो है एक अवशेषी अंग के रूप में है। अपेंडिक्स भी है एक। तो हमारे कितने हो गए, अवशेषी दांत हो गया, शरीर पर बाल हो गया, है ना, अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया। उसके बाद में बेटा देखो हमारे पाई जाती है, पहले लोग कहते थे कि मनुष्य के जो है पूंछ पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, पूंछ नहीं पाई जाती है बेटा। जो हमारे लोग जैसे बैकबोन, जैसे बैक है पीछे सीधा साइड में, यहाँ पे टेल पूंछ करके पाई जाती थी, लोग कहते थे टेल पूंछ। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, टेल पूंछ, यानी कि टेल, है ना, टेल बोन, है ना, टेल बोन, टेल बोन बोलते हैं, है ना। मतलब बैक की हड्डी, कुछ भी, पूंछ की हड्डी बोल सकते हो आप, लिख सकते हो पूंछ की हड्डी, क्या लिख सकते हो, टेल बोन, है ना, यानी कि पूंछ की हड्डी। तो हमारे कितने हो गए, देखो एक अवशेषी दांत हो गया, एक हमारा शरीर पर बाल हो गया, दूसरा क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया, तीसरा क्या हो गया, पूंछ है, पूंछ की हड्डी हो गई, है ना, टेल बोन हो गई, हमारे 4 हो गए। एक बेटा हमारे सबसे पाया जाता है ये पिन्ना, जो आपका होता है कान, ये सिस्टम जो है, ये पिन्ना जो है आपका, ये होता है, क्योंकि इसका भी हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता है। मेरे हिसाब से क्या बुक में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो जानता हूं, है ना, जो मैंने पढ़ा है। तो ये पिन्ना होता है, इसको बोलते हैं पिन्ना, है ना, कान का पिन्ना। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कान का पिन्ना, कान का पिन्ना, है ना। तो हमारे शरीर में बेटा ये 5 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, है ना, ये 5 प्रकार के। एक अवशेषी दांत, दूसरा शरीर पर बाल, तीसरा अपेंडिक्स, चौथा पूंछ की हड्डी, है ना, बैकबोन जो होता है मेरे पीछे यहाँ पे साइड में यहीं पे पाया जाता है, उसके बाद में कान का पिन्ना, है ना। इतना जो है अवशेषी, यहाँ पे अवशेषी की बात आ गई तो मैंने सोचा यहीं पे आपको पूरा मैं शरीर के बारे में जितने अवशेषी अंग है उसको बता दूं यहीं पे, है ना। तो ये पूरा आपके अवशेषी अंग हो गया। उसके बाद में बेटा, उसके बाद में मैं दांत आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, जैसे हाथी होती है, हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट में 2 दांतें निकली होती हैं, है ना, 2 दांतें। तो जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वो 2 दांत जो एलिफेंट में निकलती हैं वो उसको क्या नाम बोलते हैं। जैसे इंसीसर बोलते हैं, कैनिन बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। तो बेटा जो हाथी के दांत होते हैं ऐसे बड़े बड़े आप लोग देखे होंगे, ऐसे करके होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना, 2 दांत होते हैं। तो इसको बेटा बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। इन क्या बोलते हैं, इन सीजर बोलते हैं, इन सीजर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में कृंतक, है ना, कृंतक, है ना। ये मत सोच लेना कि हम लोगों के दांत जो होते हैं नुकीले, जो छोटे छोटे होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, है ना, रदनक वाले होते हैं, तो वो हाथी के में भी पाए जाएंगे, नहीं। ये जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं, यानी कि मैंने बोला था ना ICPM, है ना, इंसीजर वाले होते हैं। अब देखो, जैसे बाघ देखे होंगे, चीता देखे होंगे, सियार देखे होंगे, उनके जो होते हैं वो कैनाइन वाले दांत जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। क्या होते हैं, कैनाइन के दांत जो होते ये होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कैनाइन रदनक, है ना। जो ये वाले दांत होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि उसी से उनका चीरने फाड़ने का काम होता है। मांसाहारी होते हैं ना, मांस को चीरते फाड़ते खाते उसी से हैं, इसलिए जो है जैसे पूछ ले सियार, चीता, बाघ, इसमें कौन से दांत पाए जाते हैं, है ना, इंसीजर, मतलब कैनिन, सॉरी कैनिन पाए जाते हैं, है ना। हाथी में पूछ ले कौन से 2 दांत पाए जाते हैं, किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे आप, इंसीजर पाए जाते हैं, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन यहां से और पुटअप होता है कि सबसे ज्यादा दांत किस जंतु में पाए जाते हैं। अब पूछेगा जैसे सबसे ज्यादा दांत किस जंतु में पाए जाते हैं, जैसे पूछ ले आपसे कि सबसे ज्यादा दांत, सबसे ज्यादा दांत, सबसे ज्यादा दांत, सबसे ज्यादा दांत किस जंतु में पाए जाते हैं, है ना, किस जंतु में पाए जाते हैं, किस जंतु में पाए जाते हैं, है ना, किस जंतु में पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा दांत जो बेटा होते हैं वो किस में पाए जाते हैं,
वो डॉल्फिन में पाए जाते हैं, डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन में पाए जाते हैं। डॉल्फिन जो होती है बेटा ये एक स्तनधारी जीव है ना। डॉल्फिन क्या होती है, एक स्तनधारी जीव है। मैं एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे गए पॉइंट हैं कि डॉल्फिन कैसा जीव है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है ना, है ना। सबसे ज्यादा दांत किस जंतु में पाए जाते हैं, डॉल्फिन में पाए जाते हैं। लगभग कितने दांत पाए जाते हैं, तो बेटा नोट कर लीजिएगा, 250 प्लस दांत लमसम में डॉल्फिन के पाए जाते हैं, 250 प्लस दांत लमसम में पाए जाते हैं, है ना। तो बेटा मैंने आपको दांत के बारे में जितने क्वेश्चन पुटअप होने थे वो मैंने सब आपको बता दिए कि कहां से, मतलब इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, वयस्कों में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मतलब कि हाथी का दांत डॉल्फिन में, है ना, बाघ चीते में कौन से दांत पाए जाते हैं, मैंने सब आपको बता दिया। हमारे हिसाब से एक भी क्वेश्चन जो है वो दांत का अब यहाँ एग्जाम में जो है बाहर नहीं जाएगा, है ना। यहाँ सब प्रकार का मैंने दांत जितना था, मतलब दांत के बारे में जितना भी कुछ था मैंने सब आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, जो कुछ ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा। उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको लेके चलते हैं, जैसे क्या मैंने दांत पढ़ा दिया, अब आपका क्या बचा, उसके बाद में मुख में जीभ बचा, उसके बाद में सलाइवरी ग्लैंड बचा, मतलब ग्लैंड, लाल ग्रंथियां, है ना, लाल ग्रंथियां और जीभ, ये 2 टॉपिक में है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।